प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। उम्मीद है आप सकुशल होंगे। पढ़ाई थोड़ा सा अलग है कि पढ़ाई का मन भी कम लगता है और विषम स्थितियों में आप भी पढ़ाई से काफ़ी दूर हैं। लेकिन जो 11वीं के बाद 12वीं में प्रमोट हो चुके हैं विद्यार्थी, अब आपके पास पुराने विद्यार्थियों की किताबें भी नहीं हैं और अभी जो राजस्थान में है आपका जो आरबीएससी का कोर्स है वो इस साल आपके लिए नया एनसीईआरटी वाला या सीबीएसई वाला आएगी पुस्तकें। अब उसके अनुसार किताबें भी नहीं है और आपके पास कुछ दूसरी सहायक या टेक्स्ट बुक्स भी नहीं है। एक इस अंधेरे वाले युग में आपको पढ़ने का एक चारा जो हम यूट्यूब के माध्यम से आपको घर तक पहुंचा रहे हैं, ये निःशुल्क व्यवस्था है। साथियों, आप कैसे न करके इस क्लास को आप न छोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप पढ़ाएं, बढ़ाएं, समझाएं और जो भी शिक्षित वर्ग हैं, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, वह आसपास के लोगों को और प्रेरित करें कि इन क्लासों को और ज़्यादा विस्तार दे सकें। साथियों, कि पहली क्लास में हमने जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की लोकेशन, स्थिति और उसके बारे में पढ़े थे। अब उसकी आज की दूसरी क्लास है, उस दूसरी क्लास में उससे आगे क्रमशः अध्ययन करने जा रहे हैं। हड़प्पा सभ्यता पर ही केंद्रित अपने जो भी पुरातात्विक सामग्रियां मिली हैं उन सामग्रियों का काफ़ी तात्विक और गहराई से अध्ययन करते जा रहे हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक जो शुरू होता है वो है सिंधु घाटी सभ्यता और उसमें जो पहली बात शुरू होती है वो है आरंभ। किसका आरंभ है? मोहनजोदड़ो या हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहाँ पर स्पष्ट शब्द है, पूरी सभ्यता का नाम है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। अब ये जो सभ्यताएं जब अपने चरम पर आई थी तो अपने चरम पर जैसे नगरीय व्यवस्था थी, प्रशासन भी काफ़ी सशक्त था, मजबूत था, नगर पालिकाएँ व्यवस्थित थी, पक्की सड़कें थी, पक्की नालियाँ थी। तो क्या ये अचानक चमत्कार हो गया? क्या ऐसी बच्चा जो है चमत्कार के द्वारा ऐसी बस्तियाँ बसा ली? क्या कभी नहीं हो सकता। अब इसका प्रारंभ कैसे न कैसे पुरानी या जो है कि इर्द गिर्द छोटी छोटी बस्तियों पर निर्मित हुए हैं। जब हमारी कच्ची बस्तियां या दूरस्थ बस्तियां योजनाबद्ध ढंग से किसी नगर को बसाती हैं तो वो काफ़ी सुनियोजित हो जाता है। तो इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर हम हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का आरंभ देखते हैं। कैसे बात कही गई है, देखो ध्यान से साथियों, कि इसमें कहा गया है, आपकी किताब की लैंग्वेज किताब के अनुसार एक एक लाइन पढ़ी जा रही है, उसका जो अर्थ है मैं अंडरलाइन करके आपको समझाऊंगा। इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? सिंधु घाटी सभ्यता के पूरे क्षेत्र में। हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता से पहले पुराने कबीले, टीले या छोटी छोटी जुगड़ बस्तियां थी। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबंधित थी। अब मृदभांड शब्द आता है तो मृद का अर्थ होता है मिट्टी के बर्तन। अब मिट्टी के जो बर्तन बनाने की जो कला है, ये अलग अलग बस्तियां अपना जो है बनाने की कला, बस्तियां भले दूर दूर हैं लेकिन एक संस्कृति में है कि एक जैसे बर्तन बनाते थे। कैसे? आधुनिक स्वरूप में मैं बताता हूँ। आपके घरों में जो भी बर्तन खाने पीने के जो बने हैं वो लगभग जो है थाली और कटोरे लगभग एक समान से हैं। आधुनिक मॉडर्न फैशन में जैसे है कुकर है या चूल्हे हैं, जो थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन हो गया है, लेकिन अगर यहाँ से आज से 5 या 10 साल पहले चले हैं तो आपके चूल्हे, बर्तन, जो भी परात, सब कुछ लगभग समान है। इसी तरह इन संस्कृतियों के लोग जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे वो एक समान विशेषता के बर्तन बनाते थे। आगे चले, तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। जैसे मिट्टी के बर्तनों के साथ साथ इनकी कृषि के कुछ सामग्री, पशुपालन के जिनका पशुओं का पालन किया जाता था उनके अस्तित्व, और शिल्पकारी जिनका कि ये मिट्टी के बर्तन है, श्रृंगार की वस्तु है या औजार बनाते थे, उसी शिल्प या दस्तों का, शिल्प कारखानों का जो है जानकारी हमें अवगत होती है। आगे, बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी। बस्तियां छोटी ही बताई गई दोस्तों, छोटे छोटे कबीले, छोटे छोटे बस्तियां जो है वो सामान्य रूप से निवास करती थी। इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी। अगर बड़ी नगर संरचनाएं होगी तो नगर बन जाएगा, लेकिन ये बड़े नगर नहीं थे। आगे, कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेत थे। अब क्या होता है कि ये जो छोटी छोटी बस्तियां थी वो अस्थायी थी। अस्थायी कैसे हैं कि ये लोग जैसे मान लो एक जगह पर जहाँ पर पशुपालन के योग्य स्थान हैं, पानी और खाद्यान्न उत्पादन के उचित स्थान हैं, तो ये वहाँ पर 5 साल, 2 साल, 4 साल निवास करते थे।
और जब इनको लगा कि यहाँ पर हमारे लिए अनुकूल नहीं है, खेती करना अनुकूल नहीं है, घास के मैदान समाप्त हो चुके हैं, तो ये अपने पशुओं को लेकर, अपने जो छोटे मोटे जो सामान थे उनको लेकर उन बस्तियों को जलाकर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। आजकल भी कुछ आदिम जनजातियाँ ऐसी हैं जो कि ऐसे अनियंत्रित निवास पर अपना जो व्यवसाय या गुमक्कड़ जीवन बिताने के लिए आते हैं। तो ऐसा प्रारंभिक बस्तियों में, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रारंभिक बस्तियों में भी देखने को मिलता है। अतः कुछ अन्य स्थलों पर त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। जैसे मैंने पहले वाली क्लास में बताया था कि हड़प्पा, प्रारंभिक हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा, जैसे ये वाला है आपका प्रारंभिक हड़प्पा, ये विकसित हड़प्पा और ये उत्तर हड़प्पा। उत्तर हड़प्पा का मतलब ये विलुप्त होता हुआ हड़प्पा का समय है। समय की दृष्टि से देखें, जैसे मान लो 2500 ईसा पूर्व से पहले ये 3000 साल मैं लिख दूँ, 3000 BC से 2500 तक का लगभग प्रारंभिक हड़प्पा है जो कच्ची बस्तियाँ बसी थी। विकसित हड़प्पा जो है 2500 BC से लेकर 1750 BC तक माना गया है, और आगे का जो समय है 1750 से लेकर 1500 या 1400 BC तक, लगभग 1500 BC मान लो, BC तक का ये उत्तर हड़प्पा माना गया कि यहाँ पर नष्ट होकर नई सभ्यता के संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। अब भी बताया कि ये 2500 से 1700 का लगभग ये समय है विकसित हड़प्पा। यहाँ पर जो आपके बड़े बड़े नगर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, ये काफ़ी विकसित नगरों के रूप में देखने को मिले। लेकिन इससे पहले की बस्तियाँ जैसे कोट दीजिए है, नामरी है, नाल है, कोट दीजिए, ये है कुल्ली है, ये सभ्यताएँ कच्ची बस्तियाँ थी। आगे उत्तर हड़प्पा में कालीबंगा है, इसी तरह धोलावीरा है, लोथल है, ऐसी बस्तियाँ जो आगे वैदिक सभ्यता से मिली जुली भी प्रतीत होती है। तो ये बता रहे हैं कि जैसे ये इनके भंग, बस्तियां जब भंग की जाती हैं तो ये अचानक इसमें कैसे परिवर्तित हो गई, इनके साक्ष्य बहुत भिन्न कर पाना मुश्किल है, ये बात कही जा रही है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे की स्लाइड में देखते हैं कि ये लोग आरंभ के समय में और किस प्रकार से अपना जीवन गुजर बसर करते थे, उनके बारे में दिखाया गया। क्या है? निर्वाह के तरीके। ये कच्ची बस्तियों में जब ये लोग रहते थे तो अपने निर्वाह, दिनचर्या कैसे बिताते हैं। चित्र में जो आपको अभी बताऊंगा मैं, अपने मानचित्र 1 तथा 2 में देखा होगा कि आपको मानचित्र का मतलब है कि ये बस्तियों का निवास स्थान है, जो मैं अभी और इससे पहले वाली क्लास में भी बता चुका हूँ और बता दूँगा अभी नक्शा, कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहाँ पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। ये कह रहा है कि जैसे ये 2500 से लेकर 1700 BC तक की जो हड़प्पा, जैसे मान लो मैं यहाँ पर कह दूँ कालीबंगा जो राजस्थान में आता है, कालीबंगा से पहले भी ये इस समय का 3000 साल पहले भी यहाँ पर कालीबंगा था, और यहाँ 2500 ईसा पूर्व में भी कालीबंगा था, और यहाँ पर जो है 1500 ईसा पूर्व में भी कालीबंगा था। इसका मतलब है कि विकसित शहर जो कालीबंगा बसा है वो पहले वाली बस्ती पर आया है, और इस बस्ती पर ये उत्तर हड़प्पा देखने को मिलता है। कुल मिला के बात बताऊँ, आज मैं एक शहर के नाम लूँ, अगर अचानक उस शहर का, मुंबई है, दिल्ली है, अचानक निर्माण तो नहीं हो गया। इस शहर को बसाने के लिए पहले छोटी छोटी बस्तियाँ इकट्ठी हुई और उस पर जो है आधुनिक भवन बनते गए, और वो स्थान जो है मुख्य शहर बन गया। जैसे दिल्ली प्रारंभिक शहरों में जो शुमार नहीं था, लेकिन मध्यकाल के शासकों ने या दिल्ली सल्तनत शासकों ने उसको काफ़ी जो है केंद्रीकरण करके बहुत सारे जो है शहर, परकोटे और महल बनाए। और आज जो दिल्ली है, जिसे नई दिल्ली बोलते हैं, वो उस दिल्ली से बाहर है, लेकिन पुरानी दिल्ली के जो महल हैं वो अपने स्थान पर हैं। दिल्ली में ही जो आपको बहुत पुराने 700-600 BC के आसपास का समय, एक मध्यकाल का समय और एक आधुनिक समय में है तो दिल्ली, लेकिन उनकी बसावट में भिन्नता है। तो ये कह सकते हैं कि अगर मान लो दिल्ली का अगर पतन की ओर चल रहे तो भी अस्तित्व बना रहता है। इसी तरह के उन खंडरों को देखकर पता चलता है कि यहाँ पर उत्थान और पतन बना हुआ था। इसी प्रकार यहाँ पर बताया गया, इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं, मतलब कि जो ये बस्तियाँ थी, चाहे कालीबंगा है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, आज तो नष्ट हो चुके हैं, ज़मीन में दबे हुए थे, लेकिन पुरातत्ववेताओं ने उत्खनन या खुदाई करके वहाँ से जो कुछ सामग्रियाँ मिली है, उन सामग्रियों के आधार पर कह सकते हैं ये क्या खाते थे,
कैसे रहते थे या कैसे इस प्रकार का जीवन दरिया बिताते थे, उनके आधार पर बनाने का किया था। अब यह है कि जैसे दूरस्थ बसी हुई बस्तियाँ हैं, अब दूरस्थ बसी हुई कैसे, मैं ये आपका चित्र बना के बता रहा हूँ कि जैसे ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है, यहाँ पर जो है दो सभ्यताएं थी। पाकिस्तान में हड़प्पा मोहनजोदड़ो है, ये राजस्थान में कालीबंगा है, या गुजरात में लोथल है, धोलावीरा है, या दायमाबाद है, और यहाँ पर आपको जैसे क्या नाम मेरठ है, यहाँ पर मांडा है। ये जो सारे बस्तियों का इतनी दूर दूर बसे हुए थे, ये सिंधु नदी के आसपास थे, लेकिन इतने बसे हुए सभ्यताएं थी, दूर होने के बावजूद भी क्या थे, समान रूप से इनका रहना खाना पीना होता था। ये बात बताई गई। आगे चले साथियों, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों, जिनमें मछली भी शामिल थी, से प्राप्त भोजन करते थे। कुल मिला के ये था कि कुछ खाद्यान्न उत्पादन करते थे, जंगली पेड़ पौधे से जो कंदमूल फल मिलते थे उनको खाकर या उनको वापस दोबारा से बोकर फल प्राप्त करते थे। तीसरा यह है कि आसपास के जो जलीय जीव जंतु हैं उनका शिकार करके भी ये भोजन के रूप में उपयोग में लाते थे। केवल ये नहीं कि अपनी तरह शुद्ध शाकाहारी थे या खुद शुद्ध मांसाहारी थे कि किसी प्रकार का जो है वो जो शिकार करके ही अपना जीवन यापन करते थे या पूर्णतः शाकाहारी थे, इसे भी नहीं है। आगे चलें, जले अनाज के दाने, यहाँ पर जो जब ये बस्तियाँ थी तो इन्हीं के स्थलों से जले हुए अनाज के दाने भी मिले हैं। उन दानों का जो प्रयोगशाला में परीक्षण करने के बाद ये बताया गया है कि इनके दानों तथा बीजों की खोज से पुरातात्विक आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए कि उन्हें चावल के या गेहूं के दाने देखकर हम ये कह सकते हैं कि इनको क्या करते थे, खाते ही तो थे। तो ये कह सकते हैं कि इनका उत्पादन भी करते थे और भोजन के रूप में काम में भी लेते थे, दोनों कह सकते हैं। इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं। अब ये मैं कहूँ, ये जो शब्द आ रहे हैं इतिहासकार जो कुछ भी सामग्री मिलती है उसके अनुसार क्रमशः घटना का लेखन करते हैं, वो तो है इतिहास का। दूसरा कि उस प्राचीन स्थल की जो है खुदाई करके अंदर से सामग्री कलेक्ट करके एक सभ्यता का निर्माण करते हैं, वो कहलाता है पुरातत्वविद। और उसमें भी अगर मान लो कि केवल जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो वो शाखा अलग कहलाती है। पेड़ पौधों के बारे में अगर अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाते हैं, वनस्पतिज्ञ विशेषज्ञ कहलाते हैं। तो उन्होंने के दानों की जो है अध्ययन करके वो बताने वाले जो विशेषज्ञ क्या थे, वनस्पतिज्ञ या जो है बॉटनीगत विशेषज्ञ कहलाए, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन में जो है अध्ययन करते थे या रुचि लेते थे। ऐसे विद्वानों के अलग अलग जो शाखाएं बनती हैं और उनका कंबाइंड जो है लेखन करने का काम इतिहासकार करते हैं। निर्वाह के तरीक़ों में अगली बात लिखते हैं, बताते हैं कि उसके विशेषज्ञ होते थे वे हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दाने कौन कौन से, गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल हैं। बाजरे के भी दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। अब यहाँ पर एक बात इम्पोर्टेंट है, और चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए। अब गुजरात में हम चलते हैं, कौन से स्थल पर, जिस स्थल की चर्चा बहुत बार होगी साथियों, और गुजरात के दो स्थलों की चर्चा विशेष रूप से होगी। बात करते हैं, जैसे कि गुजरात की बात कहता है, गुजरात में यहाँ पर समुद्र के किनारे जो बंदरगाह था इस सिंधु घाटी सभ्यता का, उसका स्थान का नाम है दोस्तों लोथल। एक दूसरी चर्चा जो यहाँ पर गुजरात के स्थान की होगी वो होगा धोलावीरा। आगे का टॉपिक यही आएगा। तीसरा ये राजस्थान का स्थल मैं बता रहा हूँ जिसका नाम है कालीबंगा, जो कि सरस्वती नदी या घग्गर नदी का जो सहायक नदी थी उसका नाम। ये सिंधु नदी बहती है, इस सिंधु नदी पर यहाँ पर हड़प्पा है और यहाँ पर आप मोहनजोदड़ो मान लो। अब यहाँ पर जो है कालीबंगा से ऊपर में यहाँ पर मैं हरियाणा लिखूँगा। हरियाणा में जो स्थल है वो है बनवाली। अब ये फसलों की जब बात करते हैं तो दो पॉइंट मैं ऐसे बता रहा हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आज भारत के बताओ कि कौन से क्षेत्र में
चावल अधिक खाया जाता है, तो आप कहोगे चावल दक्षिण में खाया जाता है। ठीक। गेहूँ कौन से क्षेत्र में ज़्यादा खाया जाता है, तो उत्तर क्षेत्र में खाया और बोया अधिक जाता है। तो इसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे नीचे का स्थल जैसे लगभग लोथल था, तो लोथल जो ये गुजरात में है, यहाँ से सबसे अच्छे प्रकार के क्या मिले हैं, आपके चावल के दाने या चावल की भूसी प्राप्त हुई है। अब चावल की भूसी जब यहाँ से प्राप्त हुई, इसका मतलब चावल ज़्यादा खाया जाता था। और बनवाली जो हरियाणा में है, यहाँ पर गेहूँ और जौ के सर्वाधिक अच्छे प्रमाण। और यहीं पर एक आपको खेत जोतने का हल का एक नमूना कह सकते हैं या एक खिलौना कह सकते हैं। ये खिलौना गाड़ी भी, एक खिलौना जो हल का है वो कहाँ से मिलता है, बनवाली से मिलता है। अब ये जो ध्यान में आप रखोगे, उत्तरी भारत में बनवाली में गेहूँ जो अधिक अच्छा मिला है, और चावल और बाजरा, कुछ बाजरा का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है, लोथल से साक्ष्य मिला है। तो ये दो स्थलों के बारे में आपको बताया, इसको ध्यान में रखकर आगे का जो वर्णन आ रहा है उसको समझने का प्रयास हम करेंगे। विद्यार्थियों कि नक्शे के द्वारा हम उसको जानकारी में रख कर अध्ययन करते हैं तो आपको थोड़ा सुगम बन जाता है, और इनकी जो सिद्धांतिक या किताबी लैंग्वेज है वो सरल बन जाती हैं। इसी की क्रम को जोड़कर आगे पढ़ेंगे। क्या कहना चाह रहा है कि हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियाँ, इसका मतलब पालतू जानवर हुआ करते थे, पशुपालन भी करते थे। में मवेशियों कौन कौन से, भेड़ है, बकरी है, भैंस है, सूअर है की हड्डियाँ शामिल है। आगे पूरा प्राणी वैज्ञानिक जो केवल वनस्पति का करते हैं तो वो वनस्पतिज्ञ होते हैं, और जो जीव जंतुओं का करते हैं वो प्राणी वैज्ञानिक कहते हैं। अब अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। पालतू किस प्रकार से, जो जंगली जानवर होते हैं उनका अगर शिकार करके लाया जाता है तो अस्त व्यस्त उनके बिखरे हुए या कटे फटे शरीर होते हैं या उनकी हड्डियाँ होती हैं, लेकिन इनकी हड्डियाँ जो है पूरी साबुत थी। इसका मतलब है कि पालतू थे, स्वाभाविक मृत्यु के कारण इन्हें बाहर फेंक दिया गया, गाड़ दिया गया था। आगे इनके अलावा जंगली प्रजातियों में वरा, सूअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियाँ मिली हैं। अब हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। इसका मतलब ये जो जंगली जीव मिल रहे हैं इसका ये तो तय है कि शिकार जो है कैसे भी आता है, लेकिन भोजन के लिए खाया जाता था। भोजन अनाज का भी करते थे और जीव जंतु का भी भक्षण करते थे। लेकिन ये लास्ट वाली जो लाइन ये कह रहे हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग हड़प्पा के, जैसे मान ले कह दिया, या मोहनजोदड़ो के नगर के निवासी जो हैं जंगल में जाकर उनको पकड़ के लाकर फिर उनको पका कर खाते थे क्या, जरूरी नहीं। हो सके कच्ची बस्तियों के लोगों से वो खरीद लेते थे और ख़रीद कर फिर उनका भक्षण करते थे, ऐसा संभव है। जैसे आज जो है आप शहरवासी हैं तो आप दूध और सब्जी का उत्पादन अपने घर पे नहीं करते, तो क्या करते हैं गांव के आसपास के लोग जो हैं उनका अंदर शहर में लाकर बेचते हैं और आप उनसे खरीद कर अपने निर्वाह के लिए काम में लाते हैं। सेम टू सेम यही बात उस समय में भी रही होगी। आगे आता है कि मछली तथा पक्षियों की हड्डियाँ भी इसमें मिली हैं। मछली और पक्षी जिनका कि ये शिकार करके खाने की रूप में प्रयोग में लाने की साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के इनके साक्ष्य मिलते हैं। अब ये तो भोजन की बात आई। भोजन के अलावा खेती बाड़ी की हम चर्चा करते हैं। कृषि में कृषि करने के क्या साधन सुविधाएं मिलती है वो जानते हैं। पूरी सिंधु सभ्यता में खेती के कई जगह प्रमाण मिले हैं और मुख्य व्यवसाय के रूप में देखा जाए तो खेती था। आज भी भारत के लिए सबसे प्रमुख जो व्यवसाय है वो क्या है, सभी के लिए खेती ही है। देखते हैं इस काल में खेती के क्या, कैसे और किस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत जरूर मिल जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या कह रहे हैं कि किस प्रकार से खेत को जोतते थे, निराई गुड़ाई कब करते थे, कौन से महीने में फसल बोते थे, इसके साथ में क्या खाद और क्या जो है खरपतवार मिटाने के लिए जो सामग्री प्रयोग में लाते थे, इन विधियों की जानकारी हमें नहीं मिलती, लेकिन ये ज़रूर है कि खेती करने का प्रमाण मिलता है। स्पष्ट है। चलते हैं। क्या जूते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? खेत जोतने के प्रमाण तो हैं, लेकिन खेत में बीज कैसे बोते थे कोई प्रमाण नहीं।
खेत छिड़काव, खेत को जोत दिया और अब बीट मुट्ठी में लेकर फूंकते थे या किसी प्रकार के यंत्र से उसमें बुआई करते थे, कोई जानकारी नहीं मिलती है। अब आते हैं इसके प्रमाण क्या है। मोहरों, मोहर का मतलब होता है सील, ठप्पे। जैसे आप अटेस्टेड करवाते डॉक्यूमेंट, जो सील लगती है, ठप्पा लगता है, वो क्या है, सील है। हिंदी में उसे मोहर कहते हैं, मोहर, नॉट मोहर। मोहर जो है पर किए गए रेखांकन। अब ये रेखांकन का मतलब है कि छपाई का जो आधार बनाया गया तथा मृण मूर्तियों पर इंगित करती है कि वृषभ के विषय में जानकारी थी। वृषभ का मतलब होता है बेल। जैसे ये बना हुआ है, ये क्या है, वृषभ है। किसका बना हुआ है, पक्की मिट्टी का, मतलब मिट्टी से बनाकर इसको अग्नि में पका दिया गया। पूजा के लिए है या किसी प्रकार के लिए अपने श्रृंगार के रूप में बना दिया गया है। लेकिन जब इस तरह की सामग्री मिल जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि बेल के बारे में जानकारी थी और बेल को किसी न किसी प्रकार से उपयोग में लाते थे। और आधुनिक समय में भी लगभग बेल के द्वारा खेती की जाती है, तो उस समय भी खेती बेल से करने के प्रमाण मिलते हैं। आगे और चलें कि इस आधार पर पुरातत्वविद जो जमीन से खोदकर सामग्री लाकर परीक्षण करते हैं, वे ये मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बेलों का प्रयोग होता था, बिल्कुल होता था। साथ ही चोलिस्तान, ये शब्द जो है पाकिस्तान में रेगिस्तान के लिए शब्द काम में लाया जाता है। पाकिस्तान में जो मरुस्थल है उस मरुस्थल को क्या कहते हैं, चोलिस्तान। जबकि हमारा जो पश्चिमी भारत का जो प्रदेश है वो थार का मरुस्थल कहलाता है और वहाँ पर चोलिस्तान कहते हैं। के कई स्थलों पर बनावली हरियाणा से मिट्टी के बने हुए हल, अभी जो मैंने इससे पहले बताया था कि मिट्टी का बना हुआ हल का नमूना, प्रतिरूप जो कह रहे हैं ना, नमूना, मॉडल, कि छोटा सा जैसे हल बना दिया गया, इस तरह का जैसे हल बना के रखा है और इस तरह का उसका जो फाल बना हुआ है, इसको यहाँ पर डंडे के द्वारा खींचने के प्रमाण या इस तरह का जो खिलौना मिलता है, तो ऐसा खिलौना नमूना मिल रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि हल बनाने से परिचित है। बेल का समय है तो इस बेल का जो है इसमें जुताई करके चलाने का प्रमाण है। इसका मतलब ये तो पक्का है कि खेत जोतने के लिए जो है बेल का प्रयोग करते थे। इसके अतिरिक्त और क्या जानकारी रखते थे, इसके अतिरिक्त की जो जानकारी बता रहे हैं, इसके अतिरिक्त ये लोग पुरातत्वविदों को कालीबंगा, हमारे जो राजस्थान है, राजस्थान में वर्तमान में जो आपका गंगानगर है, यहाँ पर पहले सरस्वती नदी बहती थी। इसकी एक सहायक नदी जो घग्गर अभी भी बहती है, दृश्यवती नदी जिसे हम कह रहे हैं, यहाँ पर जो स्थल बसा हुआ है उस स्थल का नाम क्या है, कालीबंगा। ये कालीबंगा या कालीबंगन जो कह रहे हैं हनुमानगढ़ ज़िले में। अब यहाँ पर जो है एक खेत मिला है, इस खेत को बेल के द्वारा जोता गया। जैसे मान लो अपन हल के द्वारा इसे खींचते हैं तो इनकी रेखा इस तरह से बनती हैं। इसको दाएं से बाएं या बाएं से दाएं अगर खींचा जाएगा तो इस प्रकार। लेकिन राजस्थान में जो खेत मिला है इसको खड़े और तिरछे दोनों तरह से इसको काट कर जोता गया, क्योंकि वास्तविकता में जो खेत है उसकी जुताई अच्छी तरह से जो है उसको आड़े और तिरछे दोनों रूप से किए जाने पर होती है। एक दूसरा इसका मतलब जोतने की तरीके से ये वाकिफ थे। एक और बात आता है, इसमें बताता हूँ, कालीबंगा में नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है जो आरंभिक हड़प्पा के स्तरों से संबंध है। इसका मतलब ये है कि ये लगभग 2700 या 3000 साल पुराना है, क्योंकि विकसित हड़प्पा जो है 2500 के बाद आया है, ठीक है ना। और एनसीईआरटी जो है 2350 मानती है, तो 2350 से 1750 के बीच का समय जो है वो विकसित हड़प्पा है। तो ये 2500-2700 के आसपास का जो खेत मिला है, इसमें कह रहे हैं इस खेत में हल की रेखाओं के दो समूह एक दूसरे पर समकोण पर काटते हुए विद्यमान है, जैसे मैंने आपको बना के बताया है, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई भी जाती थी। ऐसे खेत में बीज बोने के लिए, जैसे मान लो कि यहाँ पर है कि सर्दी का समय है, हमने एक क्षेत्र में इधर जैसे मान लो क्या बो दी, सरसों बो दी, और इसके बगल में जो है अपन ने क्या बो दिया कि यहाँ पर हमने चना बो दिया। सरसों और चना साथ साथ में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो ये सरसों और ये चना खेत बदल साथ साथ में बोया गया, तो इसको हम कौन सी कृषि कह लेंगे, मिश्रित कृषि का प्रमाण विश्व में पहली बार कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा से बताया गया है। आगे की जो कालीबंगा की विशेषता या सिंधु सभ्यता की जो विशेषता मिलती है वो ये है साथियों कि पुरातत्वविदों ने जो यहाँ पर उत्खनन या खुदाई में
फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को भी पहचानने का प्रयास भी किया है। अब फसल तो बो दी, फसल बोने के लिए हल और बैल का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उनकी निराई गुड़ाई और उनका कटाई के लिए किन किन औजारों का प्रयोग करते थे, ऐसे औजारों का जो है प्रमाणीकरण भी हुआ है। आपको चित्र में दर्शाया गया है कि जैसे धातु के औजार ये हैं, जैसे मान लो कुल्हाड़ी है, इस तरह का जो ये कस्सी नुमा है, ये जो है दराती गेती, इस तरह के जो औजार मिले हैं किसी न किसी प्रकार के फसल को काटने बोने या निराई गुड़ाई के लिए काम में लाए जाते। एक बार और बता दूं, जितने भी ये औजार कृषि के यंत्र और औजार या बर्तन, बर्तन कौन से, खाने बनाने और खाने के लिए जो काम में लाते हैं वो बर्तन किस धातु के बने थे, उस धातु का नाम ज़रूर एक ही आएगा, वो क्या है, कांसा। और कांसा धातु जब ये प्रयोग में लाते थे तो कांसा याद रखना कैसे बनता है, कांसा को बनाने के लिए तांबा और उसमें क्या मिलाई जाती थी, टीन मिलाकर जो है वो क्या बनता था, कांसा बनता था। और कांसे का औजार और बर्तन सर्वाधिक मात्रा में उपयोग में लाने के कारण इसे कौन सी सभ्यता बोलते हैं दोस्तों, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। कांसे का सर्वाधिक उपयोग करने वाली कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी, केवल एकमात्र सिंधु घाटी की सभ्यता थी। इसी से पहले जो तांबे का प्रयोग करने वाली बस्तियां ताम्रपाषाणिक बस्तियां कहलाती हैं। इससे पहले पत्थरों का जो औजारों के रूप में प्रयोग करती है वो पाषाणिक बस्तियां कहलाती हैं। पाषाणिक के बाद ताम्रपाषाणिक, ताम्रपाषाणिक के बाद जो है वो कांस्य युगीन होते हैं। तो इस दृष्टि से आपको ध्यान में रखना है, सिंधु सभ्यता या जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता, वो कांस्य युगीन है। तो ये औजार भी किसके मिलेंगे, कांसे के मिलेंगे। आगे चलते हैं। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हाथों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर वे केवल धातु के औजारों का ही प्रयोग करते थे। जैसे आज मैं कहूँ कुल्हाड़ी का जो है, जैसे मान लो कि ये ऐसा अपन को मिला है मुंह का टुकड़ा, तो क्या ज़रूरी है कि ये ऐसा ही प्रयोग में लाते थे, हाथ में पकड़कर इसको काटने के काम में लेते थे, नहीं। हो सके कि ये जो है लकड़ी के इस जो है डंडे में फंसाकर इसको अंदर में गाड़ कर इसको हत्थे के रूप में प्रयोग में लाते थे, और ये हत्था जो है उसके काटने में काम आ जाता और ये उसके अंदर फंसा दिया जाता था। अब ये लकड़ी के अंदर फंसाने के बाद इसको आराम से जो है काटने के काम ले सकते हैं, लेकिन काफ़ी समय गुजर जाने के कारण ये लकड़ी का जो हत्था है गल गया, नष्ट हो गया या जो है मिट्टी में मिल गया, दब गया है, तो ये अवशेष नहीं मिलता है, केवल ये वाले साक्ष्य मिलते हैं। तो क्या ये तो कयास लगा ही सकते हैं कि दराती है या सब्बल है, इनमें क्या वो लकड़ी के हत्थे जर लगाते थे या नहीं। तो वर्तमान इतनी कला के विशेषज्ञ होने के नाते ये तो ज़रूर बनता ही है कि ये लोग हत्थों का प्रयोग भी करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे चले हैं कि ये इस धातु के औजारों का प्रयोग करने के साथ साथ कृषि में और क्या क्या साक्ष्य मिले हैं वो बताया जा रहा है। कृषि और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या देखने को मिलता है साथियों, अधिकांश हड़प्पा स्थल जो यहाँ बताए गए हैं वो सभी क्षेत्र अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अर्धशुष्क क्षेत्र कौन सा, जहाँ पर बारिश के मौसम में है तो फसल बिना सिंचाई के हो जाती है, लेकिन सर्दी और गर्मी की फसल के लिए जो है सिंचाई की आवश्यकता होती है। ज़्यादातर ऐसे शुष्क वाले इलाकों को जो है केवल एक बारिश का मौसम होता है, ऐसे क्षेत्र को अर्धशुष्क क्षेत्र बोलते हैं। जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। अब जैसे अफ़गानिस्तान एक ऐसा स्थान है जहाँ पर अफ़गानिस्तान में सोर्तगुरी एक ऐसा स्थान है जहाँ पर एकमात्र जो है नहर के अवशेष मिले हैं। नहर का मतलब है कि काफ़ी दूरस्थ इलाके से पानी लाकर उस क्षेत्र की सिंचाई की जाती थी। बांध बांधने के बाद या नदी के जल को रोककर सिंचाई के लिए प्रयुक्त करने का एकमात्र स्थान जो है सोर्तगुई है, वो अफ़गानिस्तान में। एक दूसरा ये होता है, क्या दूसरी जगह से नहरों के साक्ष्य नहीं मिले क्या। देखते हैं दोस्तों, आधुनिक वर्तमान भारत में सर्वाधिक नहरें कहाँ पर है, पंजाब हरियाणा में है, लेकिन क्या उस समय में प्रचलन था क्या, तो उसमें देखते हैं कि यहाँ पर जो पंजाब और हरियाणा या सिंध का क्षेत्र में उसमें नहरों के साक्ष्य देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि मध्यकाल में जो तुगलक वंश के उनके द्वारा सर्वाधिक नहरें जो बिछाई गई है, बनाई गई है, वो पंजाब वाला क्षेत्र था। लेकिन क्या प्रमाण मिले हैं क्या,
अभी तक प्रमाण तो नहीं मिला, लेकिन पुरातत्व तो ये मानते हैं कि शायद नहर बनाई गई होगी, लेकिन किसी न किसी कारण जो है उन तलहटी में जो है गाद या पतली मिट्टी भर जाने के कारण वो नहरें आजकल दिखाई नहीं देती। क्या लिखा है इसमें? ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। गाद का मतलब होता है जो कि पुरानी पतली मिट्टी है जो बारिश के कारण जो है कट कट के उस नहर के नुमा भाग में जम जाती है, उसे गाद कहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुएं बनाकर वहाँ से पानी का जो है प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। जैसे आधुनिक राजस्थान में जो कुओं से सिंचाई करने का प्रमाण भी मिलता है, और प्राचीन काल में कुओं के जो प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि स्थान अपना कौन सा है? कालीबंगा है, उस कालीबंगा में भी कुओं से सिंचाई करने का प्रमाण मिलता है। यहाँ पर जो बस्तियाँ बसी थी वहाँ प्रत्येक घर में कुएं बनाए गए थे। कुएं जो है अपने घर के पानी पेयजल के लिए भी थे और सिंचाई के लिए प्रयोग में भी लाए जाते हैं। आगे चले दोस्तों, इसके अतिरिक्त धोलावीरा अब महत्वपूर्ण स्थल है गुजरात। गुजरात में कहाँ ले चलता हूँ आपको? धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है दोस्तों? ये समुद्र के किनारे नहीं है। जैसे ये वाला गुजरात का ये प्रदेश है, ये आपका जो था कि जो बंदरगाह था वो कौन सा है? लोथल। लेकिन इस लोथल पे नहीं, यहाँ पर जो मध्य भाग में कच्छ का जो रण है, यहाँ पर धोलावीरा स्थान है। इस धोलावीरा में यहाँ पर जो है क्या है कि समुद्र के किनारे नहीं, दूर होने के कारण केवल वर्षा के जल पर ये लोग निर्भर हैं। तो वर्षा के जल को कैसे संचित करते हैं, कैसे आधुनिक ढंग से इसको बड़ा बूंद बूंद जो है प्रबंधन करके काफ़ी संजो के रखा गया, जो वास्तव में उत्तम जल प्रबंधन की व्यवस्था देखने को मिलती है। देखते हैं दोस्तों, गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। अब ये गुजरात में जल संचय के लिए क्या बनाते थे? किस स्थान पर दोस्तों? जैसे मान लो ये खेत वाला स्थान है, इस खेत वाले स्थान में जो है एक क्षेत्र में यहाँ पर जो है पक्की ईंटों के द्वारा सीढ़ी नुमा जो है जलाशय बना दिया जाता था, और ऐसे जलाशय बनाने के बाद जब वर्षा का जल इसमें इकट्ठा हो जाता था, और जब इकट्ठा हो जाता था तो इस जल को बाद में वर्षा के बाद में पेयजल और सिंचाई के लिए प्रयोग में लाया जाता था। तो इस तरह की जो है उत्तम जल प्रबंधन की व्यवस्था गुजरात के धोलावीरा में मिलती है। और यहाँ पर इस क्षेत्र में इस स्थान से कितने कुंड मिले हैं? तो यहाँ पर बताया जाता है साथियों, कितने कुंड? 16 कुंड बताए गए। कैसे हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको साथियों कि कुंड की संरचना कैसे है। अब इनका जो कुंड है, इनका जो जल है वो किसके लिए काम में लाया जाता है? प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता होगा। और इसके अतिरिक्त धोलावीरा गुजरात से मिले जलाशयों का प्रयोग संबंधित कृषि जल और संचयन हेतु किया जाता था। पहले वाली स्लाइड का ही एक स्वरूप है, लेकिन इसे जो है मैंने बताने के लिए आपको दोबारा स्लाइड लाई। अब चित्र देखो, धोलावीरा से मिला जलाशय। अब इतनी खुदाई करने के बाद देखो कितनी बारीकी से, कितने अच्छे कलात्मक ढंग से इसका निर्माण किया गया है। इसकी राजगिरी कार्य पर ध्यान दीजिए, मतलब कलाकारिता पर, शैली पर ध्यान देना। अब ये खेत में, जैसे मतलब लंबा चौड़ा खेत है, मान लो ये, इस खेत के किसी एक भाग में, जैसे मान लो मैंने ये कोना मान लिया, अब इस कोने पर ये जो आयताकार स्तर में जो है ये कुंड बना दिया गया। अब कुंड में देखो अपने ज़मीन पर जो है बिल्कुल ईंटों से और जिप्सम से भरकर ये काफ़ी अच्छा स्थल बनाया गया। अब यह है कि यहाँ से पानी मरे नहीं, अंदर जाए नहीं, इसके लिए पक्की ईंटों से जल ये पेंदे को बना दिया। इनकी साफ़ सफाई करने या इसके अंदर में पानी को भरने या निकालने के लिए देखो उतरने और चढ़ने के लिए क्या बनाई गई? सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। इसी प्रकार इनकी चिनाई जो है, चिनाई करने के बाद प्लास्टर करने के साक्ष्य मिलते हैं कि पानी जो है कभी खराब नहीं हो, ज़मीन में रिसे नहीं। तो इस प्रकार के एक नहीं, टोटल कितने जलाशय मिलते हैं दोस्तों? 16 जलाशय यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो सर्वाधिक उत्तम जल प्रबंधन की व्यवस्था कहाँ देखने को मिलती है? ये मिलती है अपन को साथियों धोलावीरा गुजरात से मिलती हैं। गुजरात में जल प्रबंधन, कुओं से सिंचाई का जो स्थान है वो कालीबंगा है, और नहर से सिंचाई का स्थान जो है वो क्या है आपका? वो है अफगानिस्तान का शोरतगोइस्तान। आगे चलें, अब हम एक दूसरा बिंदु पढ़ने जा रहे हैं, और इसका पहचान, जो मुख्य बिंदु का नाम क्या है? पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है। तो पुरावस्तुओं की जो पहचान करने के जो तरीके हैं
कैसे पुरातत्वविद जो सामग्री को अंदर से खोजते हैं और फिर बाहर निकालने का जो प्रयास करते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। इस जो पुरावस्तुओं की पहचान करते हैं, इस क्लास को अगले समय के लिए रख देते हैं। इससे पहले वाली क्लास का जो है विश्राम करते हैं। ये वाली क्लास आपको कल देखने को मिलेगी। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।